वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोजा कामयाब दौरे के बाद मिस्र रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अपने मिस्र के 2 रोजा सरकारी दौरे के दौरान सदर अल सीसी से करेंगे मुलाकात। हेलियोपोलिस में पहली जंग अजीम में शहीद होने वाले भारतीय फौजियों को करेंगे पेश खिराज अकीदत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय कम्युनिटी से किया खिताब। कहा, इससे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को मिलेगी तक़वियत। गूगल, बोइंग और माइक्रॉन जैसी कई कंपनियों ने भारत में सरमायाकारी करने का किया ऐलान। H1B वीजा की अब अमेरिका में ही होगी तजदीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रोग्राम में की शिरकत। वजीर आजम ने की अमेरिकी ख्वाब को आगे बढ़ाने वाले लोगों की मेहनत और लगन की सताइश। कहा, भारत अमेरिका शराकत दारी 21वीं सदी की दुनिया की बदल सकती है तकदीर। नायब सदर कमला हैरिस और वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की तरफ से दिए गए लंच में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का किया गया पुरतबाक खैर मकदम। पीएम मोदी ने कहा, हम उभरती हुई टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं काम। भारत और अमेरिका के अवाम के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए मजीद गहरी। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, भारत की कोशिशों से पूरी दुनिया को पहुंच रहा है फायदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाईटेक हैंडशेक प्रोग्राम में अमेरिका और भारत के आला सीईओ से की मुलाकात। सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर किया तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी मीटिंग में की शिरकत। अमेजॉन, बोइंग और गूगल के सीईओ ने पीएम से की अलग अलग मुलाकात। वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए आज नई दिल्ली में बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग। मरकजी हुकूमत रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलसल रखे हुए नजर। खेलों में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का मुकाबला नेपाल से। आखिरी मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से दी थी शिकस्त। भारतीय टीम जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान में। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। बात करेंगे सबसे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद अब मिस्र रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी मिस्र के अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान सदर अब्दुल फातेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और कारोबारी और इक़्तिसादी ताउन के नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहदा की यादगार पर जाकर पहली जंग अज़ीम में शहीद होने वाले भारतीय फौजियों को खिराज अक़ीदत भी पेश करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मिस्र का पहला सरकारी दौरा दोनों ममालिक के लिए बहुत ही अहम है। पीएम मोदी हेलियोपोलिस में पहली जंग अजीम में मारे गए भारतीय फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और अल हाकिम मस्जिद भी जाएंगे। इसके अलावा वजीर आजम मोदी मिस्र के नामवर लीडरों से भी खुसूसी मुलाकात करेंगे। इस मौके पर मिस्र में आबाद भारतीय बिरादरी के भी पीएम मोदी का इस्तकबाल करने का प्रोग्राम है। हमारे नामा निगार विशाल बेरिस्टो ने काहिरा में भारतीय सफीर अजय गुप्ते से इस सिलसिले में खास बातचीत की। प्रधानमंत्री की ये पहली स्टेट विजिट है जहां तक मिस्र की बात है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को?
प्राइम मिनिस्टर की मिस्र की जो विजिट हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई। ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं ऐतिहासिक रिश्तों से लेकर अब? 2015 और 2016 में प्रेसिडेंट सीसी की विजिट्स हुई थी। वो विजिट्स के दौरान काफ़ी एमओयूज साइन हुए। उसके बाद में काफ़ी मिनिस्टेरियल विजिट्स हुए हैं। क्या क्या से की फोकस पॉइंट्स रहेंगे इस यात्रा के? कुछ बायलैटरल्स भी साइन होने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे मल्टीफेसेटेड कोऑपरेशन बढ़ी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जनवरी में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। तो हमारा जो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड है, वो 2021-22 में 75% से बढ़ा और एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा 7.26 बिलियन। और इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस्ड है, तो इससे मिस्र को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी बड़े हैं। मिस्र में इंडियन कंपनीज ने $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फाइनलाइज हुए हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच में किस तरह का फिगर्स, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वो है? तो जैसे मैंने कहा कि 2021-22 में ट्रेड 7.26 बिलियन पे पहुंचा था। इसमें ट्रेड बैलेंस था। आगे कुछ वर्षों में मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड हमारी बढ़ती जाएगी और नए आइटम इसमें आते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट की। हमारा कल्चर किस तरह से दोनों देशों को नजदीक लाता है? तो ये कई डेकेड से जो मिस्र के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर का बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ है। 2 पीढ़ियां उनकी भारतीय फिल्म देख के बड़ी हुई है। आपने बात करी पीपल टू पीपल कनेक्ट की, लेकिन जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन होना चाहिए। अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दिल्ली, न्यू दिल्ली और कायरो के बीच में, तो कितनी जल्दी ये कनेक्ट भी स्थापित होगा? तो अभी तो कायरो से मुंबई 4 बार फ्लाइट्स है जो इजिप्ट एयर की है, डायरेक्ट फ्लाइट। पर बहुत ही जल्दी खुशखबरी देना चाहूँगा कि कायरो और दिल्ली के बीच में भी डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। और इससे मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि दोनों देशों के बीच में जो टूरिज्म है वो कई गुना बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली से भी जल्द ही सीधी उड़ान होगी काहिरा के लिए। और आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भारत में और यहाँ मिस्र के अंदर, उनके लिए ये एक मौका होगा कि आप आए हमारे देश में, क्योंकि भारत हमेशा कहता है अतिथि देवो भव। मेरे सहयोगी अनिल खन्ना, गौरव और विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज काहिरा। और ये थी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मिस्र के दौरे से मुताल्लिक़ खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मिस्र रवाना होने से कबल वज़ीर आज़म ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रेगन सेंटर में प्रवासी भारतीय प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने अमेरिका की तरक्की में भारतीयों की ईमानदाराना मेहनत की तारीफ की। उन्होंने अमेरिका के साथ भारत की शराकतदारी को एक नया सफ़र करार दिया। भारत और अमेरिका के पारस्परिक रिश्तों की एक नई और गौरवशाली यात्रा प्रारंभ हुई है। ये नई यात्रा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर हमारे कन्वर्जेंस की है। ये नई यात्रा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको लेकर हमारे कोऑपरेशन की है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आपसी सहयोग हो या फिर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देश
एक बेहतर भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। जीई के जरिए भारत में जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग का मुआहदा हो या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गूगल या बोइंग के ताउन से सरमायाकारी का ऐलान, वजीर आजम ने कहा कि बहुत सी उम्मीदों के दरवाजे खोलने वाला है। ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। We are not just forming policies and agreements. We are shaping lives, dreams and destinies. वजीर आजम ने मजीद कहा कि तारिक वतन को अपने H-1B वीजा की तजदीद के लिए अब अमरीका छोड़ना नहीं पड़ेगा। H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। और वजीर आजम ने भारत की बढ़ती हुई खुद-एतमादी को मुल्क की तरक्की की एक बड़ी वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि गुलामी के दौर ने भारत से खुद-एतमादी छीन ली थी, लेकिन नए भारत को अपने रास्ते के साथ साथ अपनी सिमत का भी पता है और ये इसी सिमत चलते हुए तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दौरे के दौरान अमेरिका ने भारत के कई कदीम मूर्तियां उनके हवाले की हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने वजीर आजम से मुलाकात की। भारत में तकनीकी तब्दीली और बढ़ते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पेश नज़र गूगल के सीईओ की मीटिंग बहुत ही अहम रही। सुंदर पिचाई हिंदुस्तानी निज़ाद हैं और उन्होंने IIT खड़गपुर से BTech की डिग्री हासिल की है। उन्होंने वजीर आजम के दौरे अमेरिका को तारीखी करार दिया। भारत में AI, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी की तरक्की में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उन्होंने गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में जल्द ही एक ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने का भी ऐलान किया है। वजीर आजम ने सुंदर पिचाई को साइबर सिक्योरिटी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मदऊ किया। गूगल और तालीमी इदारों के दरमियान रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। Mr. Modi, during a historic visit to the US, the excitement here, in terms of seeing the progress India has made, particularly around the vision of digital India and the economic opportunity. And I had met the Prime Minister in December, and we continued our conversation. And we shared Google is investing $10 billion in the India Digitization Fund, and we are continuing to invest through that, including in companies working on AI. As part of that, we have a 100-language initiative. We are bringing BART to more Indian languages very soon. And we are also excited today that we are announcing the opening of our Global FinTech Operations Center in Gift City, Gujarat. And it'll cement India's FinTech leadership thanks to UPI and Aadhaar. And we're going to build on that foundation and take it globally. So we are very excited at the progress, and with the advent of AI, I think the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. I mean, his vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do, and the follow through on the scaling up of India's digital stack, is a model other countries are thinking about.
And I think it's something which will be important in G20 as well, which is obviously happening in India. So it's a real exciting to see the progress, his commitment towards the economic growth for India, and we are glad to be partners in that journey. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से CEO अमेज़ॉन ने भी मुलाकात की। ऑनलाइन शॉपिंग से OTT प्लेटफॉर्म की बड़ी कंपनी अमेज़ॉन भारत में अच्छा कारोबार कर रही है। इस कंपनी ने भारत में अपने 10 साल का सफ़र भी मुकम्मल किया है। जैसी ने वज़ीर आज़म के साथ रोज़गार को बढ़ाने, हिंदुस्तानी मसनूआत के लिए आलमी मंडी तक रसाई को बढ़ाने पर भी बात की। बोइंग के CEO डेविड काल्होन ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि भारत में बहुत मौक़े हैं। उन्होंने हवाबाजी के शोबे में PM मोदी के विजन की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने बोइंग को खलाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कैनेडी सेंटर में US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी शिरकत की। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के दौरे अमरीका को तारीख़ी करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी की भी तारीफ़ की। उन्होंने USISPF का बुनियादी मकसद अमरीका और हिंदुस्तान के दरमियान दो तरफ़ा और स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाना है। पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की, ये पार्टनरशिप है कंपेशन की, और ये पार्टनरशिप है एक बेहतर विश्व के लिए शेयर्ड कमिटमेंट की। और इस पार्टनरशिप की बुनियाद, इसकी नींव आप है, अमेरिका के और भारत के नागरिक है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी ख्वाब को आगे बढ़ाने वालों की मेहनत और लगन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका की शराकतदारी 21वीं सदी की दुनिया की तकदीर बदल सकती है। कोरोना काल और आज़ादी के 75वें साल के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि 140 करोड़ लोग तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत समाजी इंसाफ बिलखुसूस गरीबों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में रिफॉर्म का दौर चल रहा है। यही वजह है कि फॉरेक्स, FDI और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने भारतीय अवाम की उमंगों को भारत की तरक्की का मंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक अमेरिकन ड्रीम की तरह है। उन्होंने इस ख्वाहिश को अमरीका भारत शराकतदारी की एक वजह करार दिया और कहा कि यह ख्वाहिश अमरीकी मईशत को भी मजबूत कर रही है। भारत और अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन को वज़ीर आज़म ने एक नई बुलंदी से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी शहरियों के मफाद में है। इसे मजबूत बनाने के लिए तिजारत, खला और दिफा के शोबों में गुज़िश्ता 3 दिनों में तारीख़ी इक़दाम किए गए हैं। मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक एक वाज़ेह हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने भारत में जारी इंफ्रा डेवलपमेंट को भी अमरीका के लिए सरमायाकारी का मौका करार दिया। वज़ीर आज़म ने इस बात का इरादा किया कि भारत की ताकत पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बुरहान में भी भारत ने दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक को वैक्सीन फराहम की। उन्होंने भारत की तरक्की में नौजवानों के रोल की तारीफ़ की और कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क और नौजवान भारत के साथ जुड़ेगा तो वो भी तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से दिए गए लंच में भी शिरकत की। इस मौके पर अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद रहे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने इस मौके पर कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात एक दूसरे पर मुनहसर हैं और ये मजबूत हो रहे हैं। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि भारत का असर पूरी दुनिया में अब नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत और अमरीका के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। 9 वर्षों के इस अंतराल में हमने बहुत ही लंबी और खूबसूरत यात्रा की है। हमने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग के नए आयाम जोड़े हैं। हम नई और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेड के लंबित और मुश्किल मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। क्वाड और I2U2 जैसे नए फ्रेमवर्क के साथ हम मिलकर के बहुत कुछ प्रगति कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात तमाम शोबों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक टी शर्ट दी। ये टी शर्ट खास है, इस पर AI लिखा हुआ है। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत नहीं है, बल्कि अमरीका और भारत है। वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब के दौरान AI की तारीफ इंडिया के तौर पर की थी। शायद इसीलिए अमरीकी सदर ने ये टी शर्ट तोहफे में उन्हें पेश की है। अमेरिका और इंडिया, AI का मतलब। और आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर की सूरत हाल पर आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी। मीटिंग में मणिपुर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मणिपुर में तशद्दुद शुरू होने के बाद हुकूमत की तरफ से ये बाज़ाब्ता ऑल पार्टी मीटिंग है। रुख करेंगे कर्नाटका। कर्नाटक हुकूमत को अब अवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इस बार हुक्मरां कांग्रेस की तरफ से बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम नाखुश हैं। तफसील जानते इस रिपोर्ट में। सिद्धारमैया की क़यादत वाली कर्नाटक हुकूमत के मुफ्त बिजली के वादे के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया है। कर्नाटक में जून से अब तक बिजली 2.89 रुपये फी यूनिट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर कर्नाटक के लोग 200 यूनिट स्लैब से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उन्हें इस माह 2.89 रुपये फी यूनिट इजाफी रकम अदा करनी होगी। ये इजाफी लागत फ्यूल और पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट है और इसमें अप्रैल से बकाया जात भी शामिल हैं। FPPCA जून से बिजली के बिलों में 1.49 रुपये फी यूनिट आयद किया जाएगा, तो बिजली की कीमत 2.89 रुपये फी यूनिट हो जाएगी। इस पर लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, इसलिए अब इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस अपने वादे से पीछे हट रही है। ये KERC के द्वारा एक जो ऑर्डर दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के रेट्स को काफ़ी 30 to 40%, 50% तक जो बढ़ाया है, उसमें हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान इस ढंग से हुआ है कि स्टील को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी रॉ मटेरियल की तरह होती है। 1 टन स्टील बनाने में करीब 900 यूनिट से 1000 यूनिट स्टील लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो अगर जो रेट इन्होंने 2 रुपया 48 पैसा या करीब समझ लीजिए 2 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट जो बढ़ाया है, उसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 2200 रुपीज़ से लेके 2400 रुपीज़ पर टन तक ज़्यादा हो जाएगा। Every month I am paying around 20 lakhs rupees of electricity charge. So since last month we have received around 40% hike of around 28 lakhs, which is abnormal, and with this kind of a hike in the power will not be able to compete with the other competitors. Recently, April month and May month bills have seen an increase in the tariff, and this increase has come because of the increase granted by KERC to all the HESCOMs. But this increase is so high that many of my friends, and when I consulted other industrialists also,
their bills have gone up by 30 to 70%. In our case, it has gone up by about 35%. So I feel this abnormal increase of 35% per unit will not be, we will not be able to withstand this high increase. We will not be competitive. Our products will not be competitive. Our services also will not be competitive. कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत गिर बंद की कॉल दी थी। कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 8 दिनों से वो मुसलसल हुकूमत को बिजली की कीमतों में इजाफे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने इसकी बात नहीं सुनी। दूसरी जानिब कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया का कहना है कि हुकूमत ने बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज के पेश नज़र बिजली के नर्ख बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। कांग्रेस का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किया है और ये फैसला माजी में भी लिया गया था। हमने अभी इसे नाफिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। रुख करेंगे खेल के मैदान का। बेंगलुरु में खेली जा रही सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम अपना दूसरा मैच नेपाल के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को 4-0 से शिकस्त दी थी। नेपाल के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। भारत और नेपाल के दरमियान 23 मैचेस हुए हैं, जिनमें भारत ने 16 मैच जीते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। तो एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी इस